A very good morning my dear students. यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लोग इस लेक्चर में विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हैं, कुछ भी डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वंस आई जस्ट फिनिश द चैप्टर आप मुझे मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर फोन ऑल्सो। सो हम इसे we have divided this whole chapter in certain blocks. We'll discuss them one by one. और मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट को एड्रेस कर पाऊँ। तो आई होप कि मुझे ये जो कमिंग 40-45 मिनट्स हैं आप बिल्कुल पेशेंसली इस लेक्चर को सुने, एंड आई अश्योर यू पीपल कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो बेसिकली व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दी मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत बेसिक टर्म है। टेक्निकली जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो मैं इंडिविजुअल यूनिट को रेफर करता हूं या मैं एक सिंगल यूनिट के बारे में बात करता हूं। मैं कभी भी वहां पे एक पूरी इकोनॉमी को डिस्कस नहीं करता। मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता हूं तो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं जब एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, एक पूरी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, दैट इज कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैं एक बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक पर्टिकुलर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात नहीं करता, मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं। लेट्स से कि मैं एक एयरटेल कंपनी का बात नहीं करता, बिकॉज वो एक सिंगल यूनिट है जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब मैं पूरी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करूंगा जिसमें टाटा भी है, वोडाफोन भी है, आइडिया भी है और जियो भी है। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज अ एग्रीगेट। सो टेक्निकली मैक्रो इकोनॉमिक्स इज व्हाट? इट इज अ सब्जेक्ट वेयर वी डू डिस्कस द इकोनॉमी एज अ होल। दैट मीन्स हम जितना भी एग्रीगेट आ रहा है उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आ गया है। हम गवर्नमेंट बजट का बात करते हैं, इट इज ऑल्सो व्हाट? टेक्निकली इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम लोग जनरल प्राइस लेवल, दैट मीन जब हम एग्रीगेट प्राइसिंग की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, एक पूरी इकोनॉमी में सप्लाई की बात करते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट में आता है। अभी एक पॉइंट है बहुत टेक्निकल टर्म है कि व्हाट आर द इकोनॉमिक वेरिएबल्स। सी, When we talking about microeconomics, हम कंज्यूमर डिमांड की बात करते हैं, प्रोड्यूसर सप्लाई की बात करते हैं, हम एक इंडिविजुअल मार्केट की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल फर्म की, एक यूनिट की, हम वो सब चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। बट व्हेन एज आई जस्ट सेड कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ही एग्रीगेट है, जहां हम पूरी इकोनॉमी को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। दैट मीन्स लेट्स से कि एक इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड कितना आ रहा है, वो पर्टिकुलर इकोनॉमी एक पर्टिकुलर चीज को कितना डिमांड कर रही है, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड, और कितना सप्लाई उस इकोनॉमी के अंदर फ्लो हो रहा है। द नेक्स्ट टर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक एजेंट्स मैक्रो लेवल पे भी होते हैं और ये इंडिविजुअल लेवल पे भी इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। जब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स की, तो एज आई सेड कि हम इंडिविजुअल्स को भी रेफर कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस को भी रेफर कर रहे हैं, और ये दोनों ही अपने अपने एंड पे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं चीजों को इकोनॉमाइज करने के लिए या प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सिंपल टर्म में अगर मैं बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सोशल वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है। अगर मैं बात करूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज व्हाट? वो बेसिकली ही इज कंसर्न अबाउट द इकोनॉमिक वेलफेयर। वो पूरी बैंकिंग को कंट्रोल करता है। लेट्स टॉक अबाउट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बेसिकली रेगुलेट करने की कोशिश करता है एक्सचेंज मार्केट को, या जिसे आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट बोलते हैं, तो वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। उनका मेन जो फोकस होता है मैक्रो वेरिएबल्स का या मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट्स का, वो हमेशा सोशल वेलफेयर पे कंसर्न रहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम रखे, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट ऑफ इंटरेस्ट को कभी भी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड नहीं करता है। उसके अपने पैरामीटर्स हैं। उन्हें लगता है इफ दे थिंक कि नहीं, इकोनॉमी में क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, रेपो रेट को रिड्यूस या इंक्रीज करना है, दे डू इट। उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता है। लेकिन जब मैं माइक्रो लेवल की बात करता हूं तो वहां पे बेसिकली एक प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इकोनॉमिक एजेंट्स या इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं और वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या स्कोप है, क्या सिग्निफिकेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बहुत डिटेल में बता देता हूं। जितने भी जो नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो ग्रॉस डोमेस्टिक हो, नेट नेशनल इनकम हो, एनएनपी हो, जीएनपी हो, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम
मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपके कीन्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट एक पिलर है जब हम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का बात करते हैं। तो ये जितनी भी थ्योरीज है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वो सब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। एंड इनफैक्ट वो सब्जेक्ट हमें ये बताता है कि एम्प्लॉयमेंट का मेन मतलब किस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, कौन सा सेक्टर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट में, ये सब चीजें हमें डिस्कस इसमें करते हैं। थ्योरी ऑफ मनी, जहां हम कमर्शियल बैंकिंग की बात करते हैं, सेंट्रलाइज बैंकिंग की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं, वो सब भी मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में ही आता है। जहां पे हम लोग फोर्थ पॉइंट अगर आप देखेंगे, जहां पे हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, दैट मीन्स इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। एक इकोनॉमी के अंदर अगर इन्फ्लेशन हाई जा रहा है तो वो जो, अगर इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब होता है कि रेट्स कितने बढ़ रहे हैं, मतलब प्राइस जो है गुड्स एंड कमोडिटीज का कितना इंक्रीज हो रहा है। और डिफ्लेशन वो एक कंडीशन है जब प्राइसेस कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रहा है, इकोनॉमी में क्राइसिस है, पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। तो इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ ऐसे मेजर्स करेगा जिससे कि लेट्स से कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देगा, रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक्स उतना लोन नहीं दे पाएंगे मार्केट में जितना उन्हें देना चाहिए और ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। गवर्नमेंट बजट या गवर्नमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इनफैक्ट मैं कहूं बहुत सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट अगर किसी का रोल रहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज अ गवर्नमेंट, क्योंकि मोर और लेस उसे सारी इकोनॉमी को ऑपरेट करना होता है या गवर्न या कंट्रोल करना होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि सिग्निफिकेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ऑल्दो जब हम बात करते हैं स्कोप एंड सिग्निफिकेंस तो वहां पे बात कर रहे थे, बट अब पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिग्निफिकेंस का। लेट्स से फर्स्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। मुझे एग्जैक्टली इकोनॉमी का एरिया समझ में आ जाएगा, मुझे ये पता लग जाएगा कि कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। लेट्स से कि इंडिया में सर्विस सेक्टर 53-54% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और वहां पे हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत कम पार्ट रोल प्ले कर रहा है, बट उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। इंडिया में 57-58% जो पॉपुलेशन है, दे आर एंगेज्ड आइदर इनटू एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर, बट वहां पे जो कंट्रीब्यूशन है उस सेक्टर का, जहां 57% पॉपुलेशन एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में, उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 14% के अप्रॉक्स है। दैट मीन्स हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है उस सेक्टर के लिए जहां पॉपुलेशन है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है। सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो आपको वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा और ये नीड हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स दिखाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो दो स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, गवर्नमेंट और उसी के अंडर में आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, बट वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक आई मीन यू कैन से कि वो एजेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का एजेंट माना जाता है। तो गवर्नमेंट एंड आरबीआई दोनों ही इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए कोशिश करते हैं। स्टेबलाइजेशन का मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कि प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक नहीं करना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी बिल्कुल खत्म हो जाए और उससे मार्केट में रिसेशन आ जाए, जो एक्सपीरियंस हमने 2008 में किया या जो अभी हम कोविड-19 की वजह से हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है। तो ये सब चीजों को बैलेंस करने का जो ड्यूटी है वो गवर्नमेंट और उसके जो इकोनॉमिक एजेंट्स है, लेट्स से कि आरबीआई की बात कर रहे हैं या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वो सब अपने अपने सेक्टर्स को स्टेबलाइज करने का कोशिश करते हैं। अभी जब हम आगे की तरफ मूव करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपली ये इंडिया के लिए कभी फेवरेबल नहीं रहता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। और इसका सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया। अगर हमारा एक्सपोर्ट का बिल हमारे इंपोर्ट से ज्यादा है, दैट मीन्स कि हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा। लेट्स से हमने 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और 900 करोड़ रुपीस का हमने इंपोर्ट किया। 100 करोड़ का जो डिफरेंस है वो बेसिकली इंडिया के पास उसका गेन है, बिकॉज एक्सपोर्ट एक तरह का सेलिंग है, इंपोर्ट एक तरह का परचेजिंग है। दैट मीन्स एक्सपोर्ट एक तरह का रेवेन्यू जनरेशन है और इंपोर्ट एक तरीके का एक्सपेंडिचर है। तो 1000 का एक्सपोर्ट किया, 900 करोड़ का इंपोर्ट किया, 100 करोड़ का जो डिफरेंस है वो इंडिया का सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट है और वो हमारे पास फॉरेन करेंसी की फॉर्म में मार्केट से आएगा। इसे भी हम इसका जो बेसिक
मैकेनिज्म जो हमें हेल्प करता है इसे समझने में, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंपॉर्टेंट टर्म है। पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। आपने देखा होगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इंडिया में, वो बेसिकली ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी में कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल पोल्यूशन या डैमेज बहुत ज्यादा ना हो जाए, जिससे कि चीजें इंबैलेंस होनी स्टार्ट हो जाए। तो इन चीजों की टेक केयर भी गवर्नमेंट की एक ड्यूटी है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जब हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे, डिमांड की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, ये सब चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कि हम ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग आ गया है, एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो जब हम एक इकोनॉमिक सिस्टम में एग्रीगेट्स की बात करेंगे तो हम एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, हम लोग डिमांड को डिस्कस करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई को डिस्कस करेंगे, एग्रीगेट कंजप्शन को हमें डिस्कस करना है, डोमेस्टिक इनकम को हमें डिस्कस करना है, जनरल प्राइस लेवल को डिस्कस करना है। ये सब चीजें हम लोग जो है एज एग्रीगेट हम इकोनॉमिक सिस्टम में यहां डिस्कस करने वाले हैं। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं यहां स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी। मैं यहां बहुत डिटेल में भी आप कह सकते हैं जाऊंगा भी और नहीं भी, दोनों चीजें हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां आप देख सकते हैं कि हमने गुड्स को 4 पार्ट में मेजरली डिवाइड किया हुआ है। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये हमारा एक पार्ट है। सेकेंड साइड आप देख सकते हैं कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। इनमें टेक्निकली क्या डिफरेंस है इसे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, बट हमारे माइंड के अंदर ये जो मैप या ये जो चीज हमने सामने आपके सामने दिखा रखी है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि गुड्स को हमने 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss about the final goods. Now you see फाइनल गुड्स बेसिकली होते क्या है। पहले हमें ये समझ लेना है कि ये किस किस यूज में आते हैं। एक फाइनल गुड्स पर्सनल कंजप्शन के लिए हो सकती है, एंड सेकंड आप देखिए वहां पर सेकंड पॉइंट दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। लेट्स टेक अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैं ब्रेड लेके आया और मैंने उसे घर में कंज्यूम कर लिया, ये क्या है, मेरा पर्सनल कंजप्शन हो गया, बट वो फाइनल गुड है। गेटिंग माई पॉइंट। आप दूसरे तरीके से समझिए, मैं एक एसी लेके आया, एयर कंडीशनर, और उसे मैंने अपने घर में फिट कर लिया, ये मेरा पर्सनल कंजप्शन है। एक दूसरा ऑप्शन है कि मैं एसी लेके आया और उसे मैंने अपने ऑफिस में लगा लिया, यानी कि मैंने क्या किया, उस एसी के लगाने से कहीं ना कहीं मेरी वैल्यू एडिशन होगा मेरे बिजनेस में, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और वो भी फाइनल गुड की कैटेगरी में ही आएगा। बट अगर कोई, यहां पर हमने बात किया कि ये 2 टाइप की चीजें हैं, मतलब फाइनल गुड्स को हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक तो पर्सनल कंजप्शन फाइनल गुड्स और दूसरी दी फाइनल कैपिटल गुड्स। अदर वर्ड्स में अगर वो मुझसे पूछे कि व्हाट इज फाइनल गुड्स, सो दीज आर द गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ अ प्रोडक्शन एंड देयर इज नो स्कोप लेफ्ट टू एड एनी वैल्यू इनटू इट। दैट मीन्स कि वो फाइनली आ गया है। एक कार आप देखते हैं वो शोरूम में खड़ा है, वो फाइनल गुड है, उसके अंदर अब कोई चीज एडिशनली इनपुट नहीं डालना है। कस्टमर आएगा, परचेज करेगा और उसे घर पे ले जाएगा, या तो उसे बिजनेस में यूज करेगा या अपने घर में यूज करेगा और फाइनल गुड मानी जाएगी। सेकंड, अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने कार का एग्जांपल लिया, आप सब लोगों ने कंपनी के बारे में सुना होगा, दैट इज बॉश, माइक्रो बॉश। पहले इसका माइक्रो बॉश था, अभी ये बॉश हो गया है। ये कंपनी बेसिकली पंप सेट्स डिजाइन करती है मारुति और सभी बड़े ब्रांड्स के लिए। बॉश कंपनी जब पंप को डिजाइन करती है या बनाती है तो वो उसके लिए फाइनल गुड हो गया। वो उस गुड को मारुति कंपनी को देती है, मारुति कंपनी के लिए वो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट माना जाएगा। रीजन इज व्हाट, क्योंकि अभी मारुति कंपनी उस पंप सेट को अपनी कार के अंदर, मारुति कार के अंदर फिट करेगा और उसके बाद उसे शोरूम में खड़ा करेगा, तो वो उसके लिए फाइनल गुड माना जाएगा। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया है कि एक गुड फाइनल भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसका यूज कैसे है और कहां पर है। अब हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट, जो मैंने बॉस वाला एग्जांपल आपको दिया, आप यहां देख सकते हैं कि दीज आर द गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। जैसे कि मैं एक चाय वाला चीनी लेके आता है और उसमें डाल के उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर लेता है। रीसेल इन द सेम ईयर, इफ कार परचेज बाय कार डीलर फॉर अ रीसेल। एक कार डीलर है, आपने ट्रू वैल्यू के बारे में सुना होगा, मारुति, वो उस कार को लेता है और वापस रीसेल कर देता है। सो इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जहां पे
अभी उन्होंने बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है और वहां कोई स्कोप अभी भी है कि हम उसमें कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल जो मैं आपको देना चाह रहा हूं, आप बॉश कंपनी के पंप वाला एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि जब तक वो मारुति के पास जाएगा, जब मारुति के लिए वो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट है, लेकिन बॉश के लिए वही पंप सेट फाइनल गुड हो गया है। और डिपेंड करता है, जब इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि वो फर्दर प्रोसेसिंग में मेनली काम आती है। आप इसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने कोट किया। एक फार्मर वो प्रोड्यूस करता है वीट को 1000 रुपीज में, उसको मिलर को सेल कर देता है। नाउ वो मिलर व्हाट ही डज, उससे आटा बनाता है, उसको 1500 में सेल कर देता है। अब वो बैकर्स के पास जाती है, वो उसे 2000 में कन्वर्ट करके ब्रेड बनाता है, कुछ भी बनाता है, बैक करता है और उसे फाइनली सेल कर देता है। तो यहां पर आप देखिए सब कुछ इंटरमीडिएट हो रहा है। फाइनल गुड्स ब्रेड माना जाएगा, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के हाथ में फाइनली ब्रेड जा रहा है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, एक फार्मर प्रोड्यूस करता है वीट को और उसे मिलर को 1000 रुपीज में सेल करता है। उस फार्मर के लिए एक तरह से फाइनल हो गया। नेक्स्ट, आप मिलर प्रोड्यूस करता है, उसे आटे में कन्वर्ट कर देता है, यानी फ्लोर बना देता है और 1500 में बेकर को सेल कर देता है। बेकर क्या करता है, उसे ही 2000 रुपीज में कन्वर्ट करके कंज्यूमर को फाइनल गुड्स की फॉर्म में सेल कर देता है। नाउ यू सी, यहां पे एक लाइन लिखी हुई, द फाइनल गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। दैट मींस जो फाइनल गुड्स हैं वो कंजप्शन गुड्स भी हो सकती है और कैपिटल गुड्स भी हो सकती है। मैंने एसी का एग्जांपल लिया था। एसी अगर मैं घर में लगा रहा हूं तो वो कंजप्शन गुड्स हो गया, और उसी एसी को अगर मैं बिजनेस पर्पज से मेरे ऑफिस में यूज कर रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या हो गया, वो मेरे लिए कैपिटल गुड्स हो गया। अब हम बात करते हैं कि कंजप्शन गुड्स क्या होती है। बेसिकली आप देख सकते हैं जहां मेरा कर्सर जा रहा है, इनकी 4 कैटेगरीज हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप इसे समझ जाएंगे कि बेसिकली कंजप्शन गुड्स होती क्या है। पहले एक थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट ऑफ अ कंज्यूमर डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल कार, टेलीविजन सेट, ब्रेड, फर्नीचर, एयर कंडीशन, जिन्हें मैं अपने घर में यूज कर रहा हूं पर्सनल कंजप्शन के लिए। इसकी 4 कैटेगरी है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। पहला देखिए ड्यूरेबल गुड्स। अब बहुत सिंपल सी चीज है, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी वैल्यू बहुत हाई होती है और जो सेवरल ईयर्स के लिए फंक्शन करती है। मैं बात कर रहा हूं एसी का। एसी बहुत कॉस्टली होता है और वो बहुत सालों तक काम करता है। दैट इज एग्जांपल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। सेकंड देखिए सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जिन्हें हम 1 साल से ज्यादा यूज करते हैं और उनका वैल्यू उतना हाई नहीं होता जितना ड्यूरेबल गुड्स का होता है। एग्जाम्पल आप क्लोथिंग ले सकते हैं, फर्नीचर ले सकते हैं, आपके घर में छोटे मोटे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं वो सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। देन हम थर्ड कैटेगरी में आते हैं, दैट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जब आप नॉन ड्यूरेबल गुड्स को देखेंगे तो वहां पे आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये वो गुड्स होती हैं जो पेरिशेबल होती है नेचर में, यानी कि 1 या 2 दिन काम करेंगी। जैसे कि मैं मिल्क लेके आया, 1 या 2 दिन में वो खराब हो जाएगा। वेजिटेबल्स हुई, बिवरेजेस हुए, सब चीजें नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आती है। और जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड द सर्विसेज। तो सर्विसेज आर व्हाट, ये एक नॉन मटेरियल गुड्स होती है। मैं किसी लॉयर के पास जाता हूं, मैं कम्युनिकेशन में यूज करता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इट इज व्हाट, इट इज अ सर्विस। इफ आई एम टीचिंग यू पीपल, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। आई होप आपको यहां समझ में आ गया है कि व्हाट आर द कंजप्शन गुड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैपिटल गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं आपको ये बताता हूं कैपिटल गुड्स होती क्या है। आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उससे अलग एक बार मैं एक चीज बता रहा हूं आपको। 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैपिटल गुड्स के अंदर। पहला, इनकी वैल्यू हमेशा बहुत ज्यादा हाई होती है, ये हमेशा फर्दर प्रोडक्शन में काम आती हैं। कैपिटल गुड्स फिक्स्ड एसेट्स होती हैं प्रोड्यूसर्स की, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज होता है, यानी कि ये डेप्रिशिएट होती हैं ओवर द टाइम। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्या होता है, पहली चीज ये हमेशा फिक्स्ड एसेट्स होती हैं प्रोड्यूसर्स की। दूसरा, इनका वैल्यू हमेशा हाई होता है। डेप्रिसिएशन का क्लोज हमेशा इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये लॉन्ग टर्म में काम करती है और वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। और बहुत सिंपल टर्म्स में समझना है तो आप ये समझ लीजिए, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द फर्दर प्रोडक्शन। इससे ज्यादा इसमें आपको समझने की जरूरत नहीं है, राइट। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताने की कोशिश की, आप देखिए। फर्स्ट सीरियल नंबर पे आप देख रहे हैं कार, वहां पे मेंशन्ड है। अगर मैं घर के पर्पज के लिए ले रहा हूं तो कंजप्शन गुड्स हो गई। ये कैपिटल गुड्स कब होगी, जब एक टैक्सी ड्राइवर उसे अपने बिजनेस में काम में ले लेता है, ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड्स कब हुई, यही कार इंटरमीडिएट गुड्स तब हो गई जब एक कार डीलर रीसेल के पर्पज से उस कार को परचेज करता है। आई होप आपको समझ में आ गया। आप सेकंड एग्जांपल देखिए रेफ्रिजरेटर का।
एक कंज्यूमर घर के लिए रेफ्रिजरेटर परचेज कर रहा है, वो उसके लिए कंजप्शन गुड्स हो गई। अगर एक शॉपकीपर कोल्ड ड्रिंक्स को रखने के लिए, उनको चिल रखने के लिए अगर यूज कर रहा है एक रेफ्रिजरेटर को, तो उसके लिए कैपिटल गुड्स हो गई। थर्ड देखिए, परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पज, अगर सरकार मिलिट्री पर्पज के लिए उसे परचेज करती है उसी सेम एसी को, तो वो क्या माना जाएगा? इंटरमीडिएट। क्यों माना जाएगा? ना तो वो कोई फर्दर प्रोडक्शन में काम आ रहा है और ना उसे फाइनली कंज्यूम कर रहे हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। बाकी के एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच।